आज मोहन ऑफिस से जैसे ही घर लौटा तो देखा कि उसके दोनों बच्चे लैपटॉप में गेम खेलने में मस्त थे और उसकी पत्नी अंजलि रसोई में खाना बना रही थी। अंजलि, कितनी बार कहा है कि बच्चों को ज्यादा लैपटॉप पर गेम खेलने मत दिया करो, उनकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। जूते और मोजे उतारते हुए मोहन ने कहा। अंजलि बोली, अरे लैपटॉप बंद करती हूँ तो मोबाइल ले लेते हैं। किसी गैजेट के बिना आराम से बैठते कहाँ हैं दोनों? और मेरे पास इन्हें संभालने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। लैपटॉप देखते हुए कम से कम शांति से तो बैठे हैं। अच्छा अंजलि, बहुत थकावट हो गई है, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, मोहन ने थके स्वर में कहा। अभी लाई, कहते हुए अंजलि चाय बनाने चली गई। तभी फोन की घंटी बज उठी। मोहन ने फोन उठाया और कहा, हेलो। दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, क्या आप जानकी जी के बेटे मोहन शर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं मोहन ही बोल रहा हूँ। बताइए। मोहन जी, मैं जमुना दास वृद्धाश्रम से बात कर रही हूँ। वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही मोहन तुरंत चिंतित हो गया। जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माता जी ठीक तो हैं ना? उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? दूसरी ओर से आवाज आई, जी हाँ, आपकी माता जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। दरअसल हमें आपको यह जानकारी देनी थी कि हमारे वृद्धाश्रम की जमीन को सरकार ने एक्वायर कर लिया है। इसके बदले में हमें शहर से 15 किलोमीटर दूर एक नई जगह दी गई है, लेकिन वहाँ वृद्धाश्रम की बिल्डिंग का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। हमें उम्मीद है कि यह काम 1 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। इस बीच हमारी यही कोशिश है कि वृद्ध लोगों को कोई असुविधा न हो। इसलिए आपसे विनती है कि यदि हो सके तो आप अपनी माता जी को 1 महीने के लिए अपने पास रख लें। जैसे ही नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, हम आपको सूचित कर देंगे। जी ठीक है, मैं कल सुबह ही वहाँ पहुँचता हूँ और माँ जी को ले आता हूँ, मोहन ने धीरे से कहा और फोन रख दिया। फोन रखते ही मोहन कुछ सोच में पड़ गया। तभी अंजलि चाय लेकर आई। क्या हुआ? किस सोच में डूबे हो? फोन किसका था? उसने पूछा। अंजलि, वृद्धाश्रम से फोन आया था। वे बता रहे थे कि उनका वृद्धाश्रम शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें नई जगह अलॉट की गई है। मोहन ने गंभीरता से कहा, लेकिन वहाँ बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमें मांझी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। इतना सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? और तुमने भी हाँ कर दी? चौंकते हुए अंजलि बोली। अरे तो और क्या करता अंजलि, अपनी माँ को तकलीफ झेलने के लिए ऐसे ही छोड़ देता? मोहन ने गुस्से में जवाब दिया। लो, बैठे बिठाए अब एक और मुसीबत, अंजलि मुंह बनाते हुए बोली। मोहन ने शांत रहते हुए कहा, देखो अंजलि, उम्र के इस पड़ाव पर जब मेरी माँ को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद के कारण ही मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ अपने इकलौते बेटे के साथ नहीं रह पा रही, और अब यदि उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, तो यह भी तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत लग रही है। अंजलि गुस्से से भड़कते हुए बोली। मोहन, इतना तो तुम भी जानते हो कि पेट में इन्फेक्शन की वजह से हमारे बेटे पिंकू को आए दिन डॉक्टर के पास मुझे लेकर जाना पड़ता है।
उसके लिए मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ। फिर भी उसकी तबीयत जस की तस बनी हुई है। क्या पता यह परेशानी कब दूर होगी। ऊपर से अब तुम्हारी माँ भी। रहने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। कहते हुए अंजलि नाराजगी जताते हुए पैर पटकती हुई चली गई। अगले दिन मोहन सुबह जल्दी उठ गया और अपनी पत्नी की परवाह किए बिना तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर मां को वृद्धाश्रम से लाने चला गया। उधर आश्रम में वहां की संचालिका ने जानकी जी को पहले ही बता दिया था कि आज उन्हें लेने के लिए उनका बेटा आ रहा है और वह 1 महीने के लिए अब अपने बेटे के घर पर ही रहेंगी। यह सुनकर जानकी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे का चेहरा देखूंगी, यह सोचकर उनके दिल को खुशी होने लगी। लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गईं कि उनका बेटा अपनी मर्जी से तो उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि अपनी माँ को अपने घर रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन से जानकी जी एक बैग में अपने कपड़े रखने लगी। बिस्तर के पास रखी टेबल पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति धर्मराज जी ने अपने 1 साल के बेटे मोहन को बड़े प्यार से गोद में उठाया हुआ था। उस तस्वीर को बैग में रखने से पहले जानकी जी उसे उठाकर निहारने लगी। उसी क्षण उनके कानों में उनके नन्हे से मोहन की किलकारियां गूंजने लगी। एकाएक जानकी जी अपने अतीत में खो गईं और उनके सामने अपने बेटे के बचपन की यादें जीवंत हो उठीं। एक समय था जब जानकी जी अपने पति धर्मराज जी के साथ गांव में रहा करती थी। गांव में ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे धर्मराज जी, जबकि जानकी जी स्वयं तो बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु एक समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उन लोगों की बहुत अच्छी खेती-बाड़ी हुआ करती थी और पुश्तैनी घर था। हालांकि बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस यह कि शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। ना जाने कितने ही तीर्थ स्थलों पर माथा टेका था उन्होंने, कितनी मन्नतें मानी। फिर आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और मोहन के रूप में उन्हें संतान प्राप्ति हुई। पहली बार उसे गोद में लेते ही ममता से उनकी आंखें भर उठी थीं। माता पिता बड़े ही लाड़ प्यार से बच्चे को पालने लगे। नन्हा मोहन अपनी माँ से एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं करता था। अपनी माँ के बिना खाना तक नहीं खाता था। और वहीं उसकी जरा सी रोने की आवाज सुनते ही जानकी जी सारा काम छोड़कर दौड़ी चली आती थी। अपने बेटे को देखकर वे फूली ना समाती थी। धर्मराज जी और जानकी जी यही सोचते रहते थे कि जब वे रिटायर हो जाएंगे तो उनके बेटे की खूब सेवा होगी और वे दोनों बड़े आराम की जिंदगी बिताएंगे। धर्मराज जी ने मोहन की पढ़ाई में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होते ही उसे एक अच्छी कंपनी में उच्च पद की नौकरी मिल गई। अब मोहन अच्छा खासा कमाने लगा था। उसी दौरान वह अपने साथ काम करने वाली अंजलि को पसंद करने लगा। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। अंजलि एक आधुनिक लड़की थी जो बिल्कुल बिंदास प्रवृत्ति की थी। उसकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था। जब पढ़ाई समाप्त हुई तो उसने नौकरी करनी शुरू कर दी। इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब मोहन ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया तो जानकी जी और धर्मराज जी ने अपने मन को यह सोचकर समझा लिया कि शायद वक्त का तकाजा है।
आजकल के बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी होते ही अंजलि ने मोहन से स्पष्ट तौर पर कह दिया, मैं अपने जीवन में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं करती और ना ही मुझे गांव में रहना पसंद है, इसलिए हमें शहर में अपने लिए अलग घर देख लेना चाहिए। अंजलि की दो टूक बात सुनकर मोहन की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंजलि मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद मोहन ने आगरा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और ना चाहते हुए भी अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में उसने अपनी नई दुनिया बसा ली। जानकी जी और धर्मराज जी मन मसोस कर गांव में रह गए, परंतु रह रहकर जानकी जी सोचने लगती थी, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कितने अरमान थे मेरे, कि बहू के आने पर उस पर प्यार और दुलार की बरसात करूंगी। पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहेगा। लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा मोहन अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और धर्मराज जी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे। जानकी जी और धर्मराज जी का दिल तो बहुत करता था कि अपने पोते पोती को खूब दुलार दें। कभी कभी बच्चों से मिलने जाते भी थे तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते, लेकिन उनका बेटाबू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे। फिर भी जानकी जी और धर्मराज जी गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन उनके दिल में यह कसक हमेशा बनी रहती थी कि उनका परिवार कभी एक नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन अचानक धर्मराज जी एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए और उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी कि वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन जानकी जी की तो जैसे दुनिया ही लुट गई। वो तो एकदम टूट ही चुकी थी। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही मोहन तुरंत पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाईं। लेकिन उसकी बहू अंजलि तो मात्र औपचारिकता निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस आगरा चली गई थी, जबकि मोहन अपनी मां के साथ पूरे 15 दिन गांव में ही रुका। सब कुछ उचित प्रकार से निपटा कर मोहन यह कहकर वापस आगरा चला गया कि बहुत जल्द मां को अपने साथ ही आगरा ले जाएगा। एक दिन जानकी जी की पड़ोसन हालचाल पूछने आई। बातों ही बातों में जानकी जी ने उसे बताया, अब मेरा बेटा मोहन मुझे अपने साथ ही शहर ले जाएगा। यह बात सुनकर पड़ोसन हंसते हुए बोली, अरे जानकी, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले ही ना ले जाता। भाई साहब को गए कितने दिन बीत गए और आजकल की बहुओं को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना। कोई अखबार वगैरह पढ़ती हो या नहीं? आज के जमाने की खबर है तुम्हें। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते। ज्यादा हुआ तो थोड़ा बहुत पैसा देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। पड़ोसन की बात सुनकर जानकी जी चौंक गई, लेकिन अगले ही पल अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं बहन, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मुझे लेने जरूर आएगा। जानकी जी ने अपनी पड़ोसन की बात को नकार दिया था, यह कहकर कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। लेकिन जब 15 दिन बीत गए और बेटा उन्हें लेने नहीं आया तो वो विश्वास डगमगाने लगा। बेटे की राह देखते देखते उनकी आंखें पथरासी गई थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए पर मोहन उन्हें लेने नहीं आया। अब तो अकेलेपन के कारण वह अवसाद से ग्रस्त हो गई और बीमार पड़ने लगी। जब इस बात की खबर मोहन को मिली तो उससे रहा नहीं गया।
लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और गांव जाकर माँ को शहर लाने की बात कही, तो अंजलि लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई। उसने साफ शब्दों में कह दिया, या तो इस घर में अपनी माँ को रखो या मुझे। हालात से परेशान होकर मोहन ने जानकी जी के लिए आगरा में ही एक वृद्धाश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया। उस आश्रम में सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। बस नहीं था तो उनका अपना परिवार, परंतु फिर भी वहां उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। रोज सुबह उठकर जानकी जी अपने हमउम्र लोगों के साथ योगाभ्यास करती और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी में स्वयं को व्यस्त रखती। परिणामस्वरूप धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार आने लगा। आज उन्हें वृद्धाश्रम में आए 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान मोहन कभी कभार उनसे मिलने आ जाया करता था, लेकिन इस बार शायद काम की व्यस्तता के कारण 6 महीने बीत चुके थे और उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आया था। पुरानी यादों के समुद्र में गोते लगाती जानकी जी अभी यह सब सोच ही रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, माँ, कैसी हैं आप? मोहन ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा। अपने बेटे का चेहरा देखते ही जानकी जी के अधरों पर एक मधुर मुस्कान फैल गई। एकाएक सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। माँ का सामान गाड़ी में रखकर मोहन उन्हें अपने साथ बिठाकर ले आया। घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई तो अंजलि ने दरवाजा खोला। मोहन के कहने पर अंजलि ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अपनी सासू माँ को सामने देखकर अंजलि ने थोड़ी हिचक और चाहत के साथ उनके पैर छुए। उनका सामान उठाकर मोहन अंदर रखने लगा। जानकी जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगी और खूब आशीर्वाद देने लगी। फिर अंजलि भी एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, मां जी, आइए, अंदर आकर बैठिए। किसी के आने की आवाज कानों में पड़ी तो दोनों बच्चे भी तुरंत कमरे से बाहर दौड़ते हुए आए। मम्मी, आप किससे बात कर रही थी? जानकी जी की 6 साल की पोती बोली। तभी 8 साल का उसका भाई पिंकू शरारती लहजे में उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए बोला, अरे देख तो, मेहमान आए हैं। तभी पीछे से मोहन आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे नहीं बेटा, यह कोई मेहमान नहीं है, यह तुम्हारी दादी माँ है। पता है, जब तुम बिल्कुल छोटे से थे तब इनसे मिले थे। अच्छा, अब चलो, जल्दी से इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने प्यारे से पोता पोती को देखकर जानकी जी फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर बहुत लाड दुलार किया और गुड़िया को तो अपनी गोदी में ही बिठाकर उससे बातें करने लगी। दोनों बच्चे भी उनके साथ हंसने बतियाने लगे, लेकिन यह सब अंजलि को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर उसके कलेजे पर जैसे सांप लौट रहे थे। एक तरफ उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने 2 कमरों के फ्लैट में वह सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करे। वहीं दूसरी ओर मन ही मन अपने पति पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि अगर अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लेकर आना उनके लिए इतना ही जरूरी था तो गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए। उन्हें यहाँ मेरे सिर पर लाकर बिठाने की क्या जरूरत थी। अपनी बहू का स्वभाव तो जानकी जी भी जानती थी। अंजलि के फूले हुए चेहरे से उसकी नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी, परंतु उसके इस रवैये को नजरअंदाज करते हुए जानकी जी बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, आज तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई है, तो क्या अपना कमरा नहीं दिखाओगे अपनी दादी को? हाँ हाँ दादी,
जरूर दिखाएंगे, कहते हुए दोनों बच्चे दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। फिर मोहन बोला, बच्चों, अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो। आज से दादी तुम्हारे पास, तुम्हारे कमरे में ही रहेंगी। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मोहन ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी दादी ढेर सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, इसलिए रात के समय सोने से पहले उनसे कहानी जरूर सुनना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहकने लगे। कमरे में बैठे हुए दोनों बच्चे कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते, तो कभी उनके साथ कोई गेम खेलने की जिद करने लगते। इधर अंजलि ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो जानकी जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए कुर्सी पर आ बैठीं। मोहन भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। अंजलि रसोई घर में सबके लिए गर्मागर्म रोटियां सेक रही थी। तभी जानकी जी बोली, बेटा, एक बात तो बहुत अच्छी हो गई। न जाने कितने दिनों से बच्चों के साथ समय बिताने का मेरा बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो भी कोई गिला नहीं। माँ की यह बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें किसी तरह छिपाते हुए वह खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन पिंकू ने बुझे मन से थोड़ी सी चपाती खाई और खाने की प्लेट को सरकाते हुए बोला, बस मम्मी, और भूख नहीं है। यह देखकर जानकी जी बोली, अरे पिंकू बेटा, यह क्या? तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। अगर खाना नहीं खाओगे तो खेलने कूदने की ताकत कैसे आएगी, और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाओगे? फिर मोहन ने कहा, माँ, वह बात यह है कि पिंकू को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस वजह से उसे अक्सर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है, और भूख भी बहुत कम लगती है। लेकिन बेटा, फिर तो तुम्हें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। डॉक्टर को भी दिखाया था माँ, लेकिन दवाइयों का भी कुछ खास असर नहीं हो रहा, कहते हुए मोहन चिंतित हो उठा। जब रात हुई तो जानकी जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में ही कर दी गई। दोनों बच्चे दादी माँ के आ जाने से बेहद खुश थे। जानकी जी ने सोने से पहले उन्हें माखन चोर कान्हा जी की कहानी बड़े ही रोचक तरीके से सुनाई। बच्चे बड़े ध्यान से दादी से कहानी सुनने लगे। अभी जानकी जी को आए एक दिन भी नहीं हुआ था कि बच्चे उनसे पूरी तरह घुल मिल गए थे। अगले दिन सुबह जब अंजलि उठी तो देखा घड़ी की सुई 7 बजा रही थी। हे भगवान, मैंने तो अलार्म की आवाज सुनी ही नहीं। बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजना है। आज तो पक्का ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। यह सोचकर वह जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए 2 मिनट नूडल्स बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। परंतु जैसे ही अंजलि अपने कमरे से बाहर निकली, वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। वह रसोई घर में गई तो देखा कि उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मागर्म पराठे बना दिए थे। यह सब देखकर अंजलि को मन ही मन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल जानकी जी के प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी को दूर कर दिया। अरे बहू, तुम उठ गई, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। सबके टिफिन तैयार कर दिए हैं मैंने। तुम्हारा चाय नाश्ता भी तैयार है। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। जी माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए अंजलि ने कहा। तभी पीछे से बच्चों की आवाज आई, मम्मी।
हम तो तैयार हो चुके हैं। हमें तो पहले ही दादी ने तैयार कर दिया था। आज दादी के साथ हम सुबह सुबह ही उठ गए थे। यह सारा नजारा देखकर अंजलि बिल्कुल हैरान रह गई। आज ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो अंजलि ने अपना टिफिन खोला, लेकिन उसका टिफिन देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए और कहने लगे, अंजलि, यह तो कमाल ही हो गया। आज तुम नूडल्स या सैंडविच नहीं, पराठे और सब्जी लेकर आई हो। यह सब खाना तुमने बनाया है? क्या बात है। इतनी मनमोहक खुशबू आ रही है कि खाने को मन ललचा रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का भी समय नहीं मिलता। तभी अंजलि ने कहा, अरे नहीं, दरअसल बात यह है कि मेरी सासू माँ कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई है। यह खाना उन्होंने ही बनाया है। अंजलि और उसके सहकर्मियों ने जानकी जी के हाथ के बने देसी घी के पराठे और चटपटी आलू गोभी की सब्जी का आनंद लिया। सब लोग वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। शाम को जब अंजलि और मोहन ऑफिस से घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। अंजलि के आते ही गुड़िया ने कहा, मम्मी, पता है, आज हमें स्कूल में टिफिन खाने में बहुत मजा आया। हम तो रोज रोज सैंडविच और मैगी नूडल्स खा खा कर बोर हो गए थे। फिर पिंकू बोला, हाँ मम्मी, आज तो मैंने भी अपना टिफिन पूरा खत्म किया है और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। क्या सच में? पिंकू की तबीयत में सुधार जानकर अंजलि और मोहन खुशी से बोले। तभी जानकी जी अपने पोते को सहलाते हुए बोली, और आगे से कभी पेट दर्द होगा भी नहीं। अब देखना, तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। कभी दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख मोहन बहुत खुश था। जानकी जी ने देखा कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाजार के चिप्स, नमकीन और बिस्किट की डिमांड करते थे। तो जानकी जी ने घर पर ही बच्चों के लिए देसी घी और आटे की पिन्नियां, नमकीन मठरी और आलू के चिप्स बनाकर रख दिए। जानकी जी के बनाए इन स्नैक्स के आगे अब बच्चों को बाजार का पैक्ड फूड बेकार लगने लगा था और साथ ही उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से अंजलि तो अपने बच्चों के लिए पूरी तरह निश्चिंत हो चुकी थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद जानकी जी उनकी खूब अच्छे से देखभाल करती थी। उन्हें गर्मागर्म खाना बनाकर खिलाती। अब तो घर में रेडी टू ईट खाने के पैकेट आना बिल्कुल ही बंद हो गए थे। परिवार के सभी लोग घर पर बना गर्मागर्म और ताजा खाना खाने लगे थे। दोनों बच्चे, जो पहले स्कूल से आते ही लैपटॉप का रिमोट या मोबाइल उठाकर कार्टून देखने में व्यस्त हो जाते थे, अब अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। सुबह तो उन्हें स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय वे दोनों हर रोज दादी के साथ सोसाइटी में बने मंदिर में जाने लगे थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि आज तक उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। अंजलि और मोहन के पास तो कभी समय ही नहीं होता था बच्चों को मंदिर ले जाने का, लेकिन अपनी दादी के सानिध्य में वे दोनों बहुत सी अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात जब अंजलि पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वह दरवाजे तक गई और कमरे में झांक कर देखा तो जानकी जी बड़े प्यार से बच्चों को धार्मिक कहानियां सुना रही थी और दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यह दृश्य देखकर अंजलि का दिल भर आया। यूं तो जानकी जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हिंदी भाषा की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी।
और यह बात मोहन भी जानता था। जब उसने बच्चों को यह बात बताई तो बच्चे बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि बाकी सभी विषय तो अंजलि उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। इसलिए दोनों बच्चे हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे। जानकी जी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती थी। और तो और उनका घर, जो हर समय सामान यहाँ वहाँ बिखरा रहता था, जानकी जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा। घर की एक एक चीज बड़े करीने से रखी होती थी। शाम को घर लौटने के साथ ही अंजलि और मोहन को एक सुखद एहसास होने लगा था। अंजलि तो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो गई थी। जानकी जी के प्रति उसके मन में एक अपनत्व और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद अंजलि सबके लिए चाय बनाती और सब लोग एक साथ बैठकर गर्मागर्म चाय का आनंद लेते। दिन भर काम करते करते सासू माँ थक जाती होंगी, यह सोचकर अंजलि रात का खाना भी बना देती और बड़े प्यार से घर के सभी सदस्यों को गर्मागर्म खाना परोसती। जानकी जी को अपने बेटे के घर आए हुए महीना होने को आया था, तो एक दिन अचानक वृद्ध आश्रम से फोन आ गया। मिस्टर मोहन, आश्रम की नई बिल्डिंग तैयार हो गई है। अब आप अपनी माता जी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। यह बात सुनते ही मोहन चौंक गया, क्योंकि माँ के साथ रहते हुए इस एक महीने के समय में वह यह भी भूल गया था कि वह उन्हें केवल कुछ समय के लिए ही यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन अब माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। भरे गले से उसने अपनी पत्नी अंजलि को माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने की बात कही, तो अंजलि भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर कहने लगी, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती है? मोहन ने कहा, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी ना, इसलिए मैंने सोचा है कि कल ही मैं माँ को वापस छोड़ आऊंगा। मोहन की इस बात पर अंजलि ने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा, लेकिन अब मोहन ने चुप रहना ही उचित समझा और बिना कोई और बात किए करवट बदलकर सो गया। परंतु अंजलि की आंखों से नींद जैसे गायब ही हो गई थी। बहुत देर तक वह बैठे बैठे कुछ सोचती रही। अगले दिन दोपहर को ही अंजलि ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बिना किसी से कुछ कहे वह अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे तकलीफ में देखकर जानकी जी उसी समय उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो तेज बुखार है, जानकी जी चिंतित स्वर में बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के बॉक्स में से बुखार की दवाई निकाल लाई। दवाई देने के बाद जानकी जी उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। कुछ ही देर में जब बुखार कम हो गया तो जानकी जी अदरक और तुलसी वाली चाय बनाकर ले आईं। थोड़ी देर में अंजलि का बुखार तो उतर गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मोहन भी तब तक घर लौट चुका था, परंतु अंजलि की परेशानी क्या थी, यह जानकी जी की समझ में नहीं आ रहा था। बिना किसी को कुछ बताए वह बस रोए जा रही थी। लेकिन शायद मोहन अंजलि के रोने का कारण जान चुका था। तभी मोहन ने जानबूझकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। यह देखकर अंजलि अपनी सासू माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके प्यार को समझने में बहुत देर कर दी। भगवान ने तो बचपन से ही मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा, लेकिन जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान ही नहीं सकी।
ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चों के लिए कर सकती है। अपनी बहू अंजलि के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर जानकी जी भी भाव विभोर हो उठीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अंजलि रुंधे स्वर में बोली, लेकिन माँ जी, अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यही हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मैं तो समझ ही नहीं पाई कि हमारे बड़े बुजुर्गों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। बच्चों के जीवन पर दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कारों और शिक्षा का कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इस बात का एहसास तो मुझे आपके साथ रहने के बाद हुआ। लेकिन माँ जी, सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मैं आपके साथ रहने के बाद ही जान पाई हूँ। और माँ जी, अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह के पौष्टिक और स्वादिष्ट पकवान बनाने सीखने हैं। अब तो मैं आपको कहीं जाने नहीं दे सकती। अंजलि ने ऐसा कहते हुए अपनी सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर से रोने लगी। चल हट, पगली, इतना भी कभी कोई रोता है क्या? जानकी जी ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे, अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद तो मैं भी उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी माँ की टांगों से कसकर लिपट गए। फिर शरारत भरे लहजे में बोले, दादी, आप जाना भी चाहेंगी ना, तो भी जाने नहीं देंगे। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा। पूरे घर में हंसी ठाकों की आवाजें गूंजने लगी। दोस्तों, यह बात गौर करने लायक है कि आखिर एक इंसान ईश्वर से औलाद क्यों मांगता है? इसलिए कि वृद्धावस्था में वही बच्चे उनकी लाठी बने और जीवन का यह दौर भी आसानी से उनके पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते गुजर जाए। माता पिता अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी दे देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा देकर पालते हैं। इसलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जिंदगी की इस संध्या बेला में जब बड़े बुजुर्गों को उनके साथ की आवश्यकता होती है, तो वे भी माता पिता के लिए वह सब कर्तव्य निभाएं जिसकी आशा वे उनसे करते हैं। दोस्तों, हम भी आपसे आशा करते हैं कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।